40 साल के स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस क्या है एक ऐसी बात जिससे हम पैसे कमा सकते हैं? देखो, पैसे कमाने की जहाँ तक बात है ना, पैसे तो कमाते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। जैसे जरा सोचिए कि आज हॉस्पिटल में 2-5-10 लाख का बिल कब आ जाएगा पता ही नहीं लगता है। और ऐसे में यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये समझ लीजिए आप अपनी गरीबी रेखा से जस्ट एक दिन दूर है। कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग आपको गरीब बना सकती है। तो सबसे पहले अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर लें। पिछले महीने मैं 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज रहा और उस समय के ये इमोशंस है जो मैंने आपके सामने रखे। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस जब मैं 35 का था या 35 की एज मेरी थी तब से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 35 साल में जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था वो 50 साल तक यानी कि 15 साल तक मैंने एक बार भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम को यूज़ नहीं किया या हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, यानी कि मैंने कभी भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया। दूसरी तरफ मैं हमेशा हेल्दी रहा, 40 साल की एज तक मुझे कोई डिजीज नहीं थी। दूसरी बार मैं हमेशा स्पोर्टमैन रहा हूँ, यानी कि 40 साल की एज तक मैं रेगुलर बैडमिंटन खेलता रहा। जब बैडमिंटन खेलता था तो परफेक्टली फिट हुआ करता था, लेकिन 40 साल की एज में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे नी में पेन होने लग गया। 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी जब वो पेन खत्म नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि आप खेलना बंद कर दो, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस पड़ता है, तो इस कारण से आपके नी में पेन रहता है। मैंने उस 40 साल की एज में खेलना बंद कर दिया और उसके बाद में वॉकिंग चालू करी और मेरा नी का पेन चला गया और मुझे अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 50 साल की एज तक एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब कि मुझे नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी फैमिली में टेंडेंसी में किसी को शुगर नहीं है, इसका मतलब मेरे शुगर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी तरफ हाँ, 48-50 के आसपास मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने लगा था, तो इस कारण से एक टेबलेट चलती थी जो चल रही है इस समय भी, तो वो काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन 50 साल के बाद में 3 बार मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। एक बार तो मैं दिल्ली से आ रहा था तो वहाँ फूड पॉइजनिंग हो गई, तो रात में जैसे ही कोटा पहुँचा 11:30-12 बजे और मैं सीधा हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा। मुझे हालत इतनी ख़राब हो रही थी, तो वो फूड पॉइजनिंग के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और इसी तरह एक और बार मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और ये तीसरी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और आज मेरी एज लगभग 55 ईयर है, यानी कि पिछले 5 साल में मैं 3 बार हॉस्पिटलाइज हो गया और तीनों बार मुझे क्लेम मिला है इंश्योरेंस से। लेकिन जरा मेरे उस इमोशन को सोचिए कि मैं 35 साल से लेकर 50 साल तक मैंने एक बार भी क्लेम नहीं लिया, तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि क्या मुझे इंश्योरेंस कराना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, मैं तो फिट हूँ, मैं स्पोर्टमैन हूँ। तो कई बार ऐसा आपको भी लगता होगा। लेकिन आप एक बार बताइए कि यदि 15 साल तक मैंने क्लेम पास नहीं किया तो उससे हमारे बार बार ये इमोशन जागृत होता है कि मुझे ये इंश्योरेंस का पेमेंट क्यों करना चाहिए, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। आपको याद होगा अलका याग्निक, जी हाँ, हमने 90s में उसके गाने बहुत सुने हैं, टॉप सिंगर थी। और रिसेंटली जब वो पद्मश्री अवार्ड के लिए आई तो आपको पता है वो व्हील चेयर पर आई थी और इवन उसको चलने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत थी, किसी हेल्पर की जरूरत थी। अलका याग्निक की ये कंडीशन देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये हुआ क्या। जरा सोचिए, अलका याग्निक जो बेस्ट सिंगर थी, कभी वो सोच सकती थी कि मुझे मेरी हालत ऐसी हो सकती है? ऐसी हालत मेरी, उसकी या किसी और की भी हो सकती है, और कब हो सकती है किसी को पता नहीं। लेकिन हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो पड़ोसी की होगी, मेरे यहाँ नहीं होगी। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, लेकिन मेरे यहाँ तो मेरा बच्चा ऐसा पैदा हो जो मेरे पर्सनल घर के लिए काम करे, देश के लिए काम करने वाला भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। रिसेंटली मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसके पापा एक्सपायर हो गए 50 साल की एज में। जब मैंने उससे पूछा कि तूने उनका इंश्योरेंस वगैरह क्यों नहीं करा रखा, तो समझदार है, तो उसने एक बात कही कि मैं ये कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि इस तरह की मिसहैपनिंग मेरे यहाँ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, किसी के यहाँ हो सकती है। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम, ये किसी के हाथ में नहीं है। अलका याग्निक और इसका ये केस आपके सामने है। लेकिन अक्सर 35 से 50 साल की एज में मेरे जैसा कंडीशन थी, क्योंकि मैं तो पर्सनल फाइनेंस पर काम करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को इंश्योरेंस को नहीं रोका। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को देना बंद कर देते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि वो जब दोबारा स्टार्ट करने जाते हैं तब तक उनको बीपी, शुगर, थायराइड या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और जब वो प्रॉब्लम हो जाती है तो इंश्योरेंस का या तो प्रीमियम बढ़ जाता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस नहीं देती है। यदि आपका पुराना इंश्योरेंस चल रहा होता है तो कंपनी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कंटिन्यू कर रही होती है। लेकिन इस केस में दोबारा इंश्योरेंस कराने में चाहे 1 साल का, 1 दिन का या 15 दिन का, 1 महीने का गैप भी हो जाए तो कंपनी दोबारा इंश्योरेंस करने में प्रॉब्लम कर सकती है। ये कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है कि आपने जब चाहा जब स्टार्ट कर दिया और जब चाहा जब बंद कर दिया। क्योंकि यदि आप दोबारा से इंश्योरेंस करने गए, कुछ चाहे 1 दिन के गैप में या दोबारा से इंश्योरेंस करने के लिए जब भी गए 1 साल के गैप में गए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सारे इन्वेस्टिगेशन दोबारा होंगे। और यदि उस इन्वेस्टिगेशन में यदि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आ गई या कोई इशू आ गया, जैसे थायराइड आ गया या कोई भी इशू आ गया, तो ये समझ लीजिए आपका प्रीमियम बढ़ सकता है या फिर कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकते। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को देने के लिए अपने कुछ बीमारीज को, डिजीज को हाइड कर लेते हैं।
दोस्तों लाइफ में एक बात ध्यान रख लेना कि कभी भी कोई भी डिजीज हाइड करके, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, मत लेना। चाहे आपका प्रीमियम बढ़ जाए, ज़्यादा बेटर है ज़्यादा प्रीमियम दे दो या मत लो, लेकिन हाइड करके यदि आपने ले लिया तो आप 10-15 साल तक पैसा तो दे रहे हो, लेकिन जब रियल में जब उसकी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी तो आपका इस बेसिस पर कि आपने ये चीज हाइड कर ली थी तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, इन चीजों को स्पेशली ध्यान रखिएगा जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में दूसरा पॉइंट जो मेरे पास अक्सर लोगों का मेरे पास आता है, मुझे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है, मुझे तो कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है। सुनने में बात तो सही लगती है, लेकिन जरा सोचिए कि आपकी कंपनी यदि आपने चेंज कर ली तो क्या होगा। आपके कंपनी के रेगुलेशन चेंज हो गए, कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ब्रेक आ गया तो क्या होगा, आपके करियर में ब्रेक आ गया या आपका रिटायरमेंट हो गया तो क्या होगा। उस समय पॉलिसी लेना एक तो डिफिकल्ट हो जाएगा और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है महंगा भी हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी मिस्टेक ये बिल्कुल मत करना कि यदि कंपनी का इंश्योरेंस आपके पास है तो आप अपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लें, तो ये ऐसी गलती मत करना। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जैसा 15 साल तक मेरे साथ क्या हुआ, मैंने प्रीमियम को एक्सपेंसेस समझा, खर्चा समझा, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझा। दोस्तों ये बात सही है कि उस समय तो एक्सपेंसेस ही लगता है, लेकिन जब रियल में जब बिल आता है तो हमें पता लगता है कि ये एक्सपेंसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट था जो आपको पे बैक कर रहा है। चाहे वो रिमोट पॉसिबिलिटीज हो कि आपको डिजीज नहीं, कोई भी डिजीज नहीं होगी या आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, लेकिन यदि उस समय 5, 10, 20 लाख का बिल आ गया तो जरा सोचिएगा वो पैसा पे करना कितना डिफिकल्ट होगा। आपको उसके लिए लोन लेना पड़ सकता है, ईएमआई चुकानी पड़ सकती है और आपका सारा फाइनेंस बिगड़ सकता है। यहाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे, जो पैसे वाले लोग हैं, कि मुझे 10, 20, 25 लाख क्यों 50 लाख का भी बिल आ जाएगा तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको वो पैसा पे करना होगा तो कुछ लोग ब्लैक मनी के चक्कर में कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये पैसा ब्लैक मनी से नहीं जाएगा, आपकी व्हाइट मनी से जाएगा। इसका मतलब कि आप यदि 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, उसमें से 40% टैक्स देने के बाद में 60 लाख रुपए बचता है, और यदि आपका 50-60 लाख रुपए का बिल आता है तो ये मत समझना कि आपको 50-60 लाख रुपए ही पे किया आपने 1 करोड़ रुपए कमाकर 50-60 लाख रुपए पे किया है। यानी कि उस 50-60 लाख को पे करने के लिए 1 करोड़ रुपए कमाना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि मैंने 50% ही 50-60 लाख रुपए पे किया है, आपने 1 करोड़ रुपए पे किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 1 करोड़ रुपए का पेमेंट आप बच सकता था यदि आप 25-50 हज़ार रुपए साल का पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर। तो ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन मुझे यही कहते हुए मिलते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मुझे ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आज मुझे भी ज़रूरत नहीं है, मैं भी पे कर सकता था। 6 दिन का 6 लाख का पेमेंट आया है, बिल आया है, मैं पे कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों 10 लाख रुपए कमाने के बाद में 6 लाख रुपए नेट बचता है, तो आपने 6 लाख नहीं 10 लाख पे किए। इस तरह से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस, आप ये सच में मानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत उन बिजनेसमैन को भी है, उन बड़े लोगों को भी है। ये मान के चलिएगा जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए वेल्थ है। हाँ, कभी कभी आपको ये लग सकता है कि भाई प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो प्रीमियम ज्यादा लग रहा है तो पॉलिसी बंद कराना ही कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आप पॉलिसीज में डिडक्टेबल ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट, सपोज 1,50,000 रुपए आप डिडक्टेबल ले लेंगे तो आपका प्रीमियम आधे से कम हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, जिस समय रियल में क्लेम आया उसमें 1,50,000 रुपए का क्लेम होगा, वो कंपनी आपको नहीं देगी, ऊपर का सारा देगा। सपोज आपका क्लेम 40 लाख रुपए का आता है तो इनिशियली 25,000, 50,000, 1 लाख कंपनी पे नहीं करेगी, बाकी 39 लाख तो कंपनी पे कर देगी। और इससे आपका प्रीमियम 50% से भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो आप डिडक्टेबल ले सकते हैं। हाँ, मेरी पॉलिसी भी डिडक्टेबल थी जिसमें मुझे प्रीमियम कम लग रहा था। पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की है, जिसको अब बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ रुपए तक के क्लेम ले सकता हूँ, लेकिन पहले 1 लाख रुपए मुझे देने हैं, तो ठीक है वो दे देंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, मेरे 6 दिन में 6 लाख का पेमेंट आया, 7 लाख का बिल आया, जिसमें से 6 लाख कंपनी ने दिए और 1 लाख रुपए मैंने पे किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉलिसी को कैंसिल करना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। आप दूसरे पोजीशन भी देख सकते हैं, जैसे डिडक्टेबल हो गया, प्लान बदल सकते हैं, टॉपअप या सुपर टॉपअप ले सकते हैं, या अपने एडवाइजर से पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करा लीजिए कि मुझे प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, मुझे कम प्रीमियम का कोई सोल्यूशन दो, या किस तरह से प्रीमियम को कम किया जा सकता है। कई बार छोटे मोटे चेंजेस जो होते हैं वो प्रीमियम को कम कर जाते हैं और साथ में प्रोटेक्शन भी बनी रहती है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं या समझते हैं कि आपने वर्षों से जो वेटिंग पीरियड कंप्लीट की है, अगर आपने पॉलिसी एक बार बंद कर दी तो ये मान के चलिएगा कि पॉलिसी में वही वेटिंग, नई पॉलिसी में, या दोबारा पॉलिसी ली तो नई पॉलिसी में वही वेटिंग पीरियड दोबारा से चालू हो जाएगा। फिर चाहे 1 साल या 3 साल का या 5 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। यानी कि जो बेनिफिट आपने सालों में कमाया है वो सिर्फ एक छोटी सी डिसकंटिन्यूएशन से ख़त्म हो सकता है, एक झटके में ख़त्म हो सकता है। इसलिए फैसला लेने से पहले खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज प्रीमियम बचाकर जो पैसे बचेंगे, क्या वो भविष्य में आने वाले लाखों रुपए के हॉस्पिटल बिल का सामना कर पाएंगे?
हेल्थ इंश्योरेंस की असली वैल्यू तब समझ में आती है जब हॉस्पिटल का बिल आपके पास होता है। जब मेरे सामने 7 लाख का बिल आया तो मुझे पता लगा कि उसकी वैल्यू क्या है। जब हॉस्पिटल का बिल हाथ में आता है तो हमारे समझ में आता है कि काश पॉलिसी चालू होती। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद सिर्फ क्लेम लेना नहीं होता है, बल्कि आपको फाइनेंशियल डिजास्टर से अपने परिवार को बचाने के लिए किया जाता है। इसमें फैमिली फ्लोटर आप ले सकते हैं, पेरेंट्स को अलग करके ले सकते हैं, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो आपके प्रीमियम को कम भी कर सकती है और आपके पॉलिसी को इंटैक्ट भी रख सकती है, जिसके बारे में डिटेल से हम बात कर सकते हैं कभी भी। इसलिए पॉलिसी कैंसिल करने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि पिछले साल आपने कितना क्लेम लिया या पिछले 5 साल में आपने कितना क्लेम लिया। जरा सोचिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि यदि आपने पिछले 5 साल में आपकी कार का कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया है तो क्या छठे साल आप इंश्योरेंस कराएंगे या नहीं कराएंगे? बस ये उसी तरह से है। जब छठे साल आप ये नहीं सोचते हैं कि कार का इंश्योरेंस कराना है या नहीं कराना है, उसी तरह से ये हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी तरह से है। जरा सोचिए कि आप जो मालिक हैं, जिस कार में बैठते हैं वो इंश्योर्ड है, लेकिन जो मालिक है, जो ऑनर है उस कार का, वो खुद का इंश्योरेंस नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गया, आपकी कार या आप खुद? इसलिए ये सोचिए कि अगर कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसका खर्च कौन उठाएगा। इंश्योरेंस एक ऐसा खर्च है जिसकी कीमत तब समझ में आती है जब आपके लाखों रुपए वो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बचा चुका होता है। कुल मिला के यदि इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो और रियल दिल के करीब पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस के अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस का इसमें तड़का लगाओ, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिव्यू की जाए तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने परिवार के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जो फॉर्म दिया हुआ है उसको भर दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी जरूरत को समझेगी और आपके लिए सबसे उपयुक्त हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनने में मदद करेगी। मैं हूं पंकज लड्डा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप अपने घर में सेफ रहिए, अपने घर में, परिवार में, सबके साथ सेफ रहिए। Thank you very much. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.